हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी ग्लोज। स्टडी ग्लोज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 2 आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूं। मेरा नाम है दीपक और हम लोग फरवरी मंथ का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मानकर चलिएगा कि बैंकिंग से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहां से देखने को मिलेंगे। अभी काफी सारी वैकेंसीज जो है वो अनाउंस हो चुकी है। जैसे आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी 1000 वैकेंसी है, आप लोग उसके लिए अप्लाई कीजिए। वहां से भी आपको जो है वो काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेशन को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी क्वेरी से मुझे पूछ सकते हो। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। रिसेंटली 2022 में आरबीआई के द्वारा एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। इसका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या रहा है, थीम जो है वो रही है गो डिजिटल गो सिक्योर। ये इसकी थीम रही है। देखिए आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसके लिए जो एक्ट काम करता है वो है 1934 का एक्ट। और यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश के ऊपर इसकी स्थापना की गई और सर ऑस्बॉर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, गवर्नर बनाए गए थे। अब ये लिटरेसी जो है, लिटरेसी वीक, ये कब से कब तक रहा है? तो 14 टू 18 फेब जो है 2022 तब तक ये लिटरेसी वीक रहा है और इसकी थीम रही है गो डिजिटल गो सिक्योर। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 14 से लेकर 18 फरवरी 2022 तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक रहा है। आप लोग को पता होगा भारत का डिजिटल काउंट, यदि हम लोग 100 पीपल्स की बात करें तो 100 लोगों में से लगभग 48 लोग ही डिजिटली लिटरेट हैं। बाकी 52% लोग जो हैं वो डिजिटली इलिटरेट माने जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल गैप। इसी डिजिटल गैप को भरने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ये आरबीआई के द्वारा कई सारे फेस्टिवल्स, कई सारे यहाँ पर समिट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। आपको पता होगा कि कई सारे बैंकिंग फ्रॉड जो हैं वो आए दिन देखने को मिलते हैं। इन बैंकिंग फ्रॉड से कैसे बचा जाए, जब आप लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं उसको कैसे सिक्योर किया जाए, तो ये तमाम जितनी भी बातें हैं ये सब इस फाइनेंशियल ये जो वीक है इसके अंदर बताई गई है। आरबीआई की यदि हम लोग बात करें, इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 में पीएम केयर्स फंड्स के तहत कुल कितनी राशि जो है वो यहां पर अलॉट की गई है? ठीक है, तो आप लोगों को यहां पे बताना है कि कुल कितनी राशि। अच्छा, पीएम केयर्स फंड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जब कोविड-19 के तहत लॉकडाउन लग गया तो कई लोग काफी परेशान थे। इनके तहत छोटे बच्चे भी थे, इनके तहत महिलाएं भी थी, इनके तहत जो सड़कों पर ठेले वगैरह लगाते हैं वो भी काफी परेशान थे। तो उन सभी लोगों की मदद के लिए, आर्थिक रूप से मदद करने के लिए पीएम केयर्स फंड जो है इसकी स्थापना की गई। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड-19 के दौरान, उनकी हेल्प करने के लिए पीएम केयर फंड ने काफी अच्छा जो है इनिशिएटिव लिया था। फिर आप लोगों को पता होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत भी जो पैसा दिया जाता है वो भी पीएम केयर्स फंड के तहत ही दिया जाता है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 10,990। ये जो है इतने करोड़ रुपए राशि जो है वो पीएम केयर्स फंड्स के अंदर क्या हुई है, यहां पर जमा हुई है। तो 2020-21 के अंदर 10,990 करोड़ रुपए जो है 0.17। ठीक है, तो आप लोग लगभग एस्टिमेट याद रखेंगे तो भी हमारा काम यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो पीएम केयर्स फंड जो है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इससे पहले राजीव गांधी के नाम पर भी एक केयर फंड जो है वो रन किया जाता था, उसी का नाम परिवर्तित करके पीएम केयर फंड जो है वो किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अलॉटेड फॉर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अब देखिए 2026 तक ये योजना जो है वो चलने वाली है। इसके तहत संपदा योजना के तहत कितनी राशि जो है वो आवंटित की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4,600 करोड़ रुपए। अब इसमें होगा क्या? आप लोगों को पता होगा कि 2 योजनाएं एक साथ लॉन्च की गई थी दिसंबर 2019 के अंदर। एक तो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और एक है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। दोनों लगभग एक साथ ही लॉन्च हुई, जबकि बजट में बाद में अनाउंस की गई। इनके बेनिफिट्स बाद में जो है, इनके बेनिफिट्स पहले से ही क्या करने लग गए, इनको दिए जाने लग गए। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि 4,600 करोड़ रुपए जो है वो 2026 तक के लिए क्या किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं। अब इसमें जो भी किसान हैं उनको 500 रुपीज हर मंथ के हिसाब से उनके अकाउंट में क्या किए जाते हैं,
ट्रांसफर किए जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है और 4,600 करोड़ रुपए जो है वो इसमें आवंटित किए गए हैं। कौन से मंत्रालय के तहत है? तो ये है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जिसको हम लोग कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। चलिए बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट देखिए, फाइजर इंडिया हैज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड। फाइजर ने अपने बोर्ड का चेयरमैन जो है वो किसे अपॉइंट किया है? तो रिसेंटली जो है वो प्रदीप शाह को अपॉइंट किया गया है। फाइजर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यदि हम लोग बात करें भारत के अंदर कि फार्मास्यूटिकल स्टेट किसको कहा जाता है, तो वो उत्तराखंड को कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो उत्तराखंड के अंदर स्थित हैं। और फाइजर इंडिया के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है? वो प्रदीप शाह हैं। याद रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल, यानी कि अभी रिसेंटली अभी हमने बात ही की है कि एक लिटरेसी वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, वही आपको पूछा है। वापस से क्वेश्चन जो है वो दूसरे फॉर्मेट के अंदर रिपीट हुआ है। तो 14 to 18 फैब जो है इसको रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है डिजिटली लिटरेट करने के लिए। ठीक है, थीम क्या देखी हमने? थीम हमने देखी गो डिजिटल गो सिक्योर। अगर आप लोग डिजिटल रूप से यदि क्या रहेंगे, एम्पावर रहेंगे, तो आप उतना ही सिक्योर हो जाएंगे। तो हर साल जो है 2016 से ही ये फाइनेंशियल वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द रैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड अमंग द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक इन 2021। तो भारत की सोना खरीदने के अंदर जो रैंक रही है वो रैंक कौन सी है? वो है सेकंड रैंक। थाईलैंड का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, वो विश्व में सबसे ज्यादा सोना खरीदता है। लेकिन यदि हम लोग भारत की बात करें तो भारत का साउथ रीजन जो है वो सबसे ज्यादा सोना खरीदता है। इसीलिए कुछ समय पहले कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है वो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के द्वारा लगाई भी गई थी कि टैक्सेस जो हैं वो ज्यादा अप्लाई कर दिए गए ऑन परचेजिंग ऑफ गोल्ड। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड जो है इसने 90 मीट्रिक टन जो है गोल्ड इसको क्या किया है? परचेज किया है। जबकि आरबीआई ने कितना किया है? 77.5 मीट्रिक टन जो है इतना गोल्ड जो है वो खरीदा है। सोचकर देखिए कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है वो एक राशि यहां पर ब्लॉक हो रही है। ब्लॉक इन द सेंस, वैसे तो हमारी क्रेडिट जो है ना उसको बढ़ा रहा है ये। चलिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की हम लोग बात करें तो सीईओ कौन है? डेविड टैट है। हेडक्वार्टर्स है लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। फाउंड किया गया था 1987 को। और प्रेसिडेंट आप लोग देख सकते हैं यहां पर केल्विन दुशनिश्क है ना। तो आप लोग नाम याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन हेडक्वार्टर आपको जरूर याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, विच प्लेटफॉर्म हैज स्टार्टेड ए कैंपेन नेम टेक ए ब्रेक, है ना। तो टेक ए ब्रेक, ब्रेक लेने की जरूरत है। किस चीज से? इंस्टा की जो रील्स है ना उनसे लोग काफी परेशान है। कुछ परेशान है, कुछ एंटरटेनमेंट जो है वो उनसे करते हैं। लेकिन बेसिकली देख लिए कि जब आपकी अंगुली उस स्क्रीन के ऊपर काम करती है तो बड़ी फास्ट मूव करती है। जब वो फास्ट मूव करती है तो आपकी सोचने की जो क्षमताएं हैं, कैपेसिटी जो है वो भी थोड़ा फास्ट मूव करने लग जाती है। और इसी कंडीशन में आपकी जो दिमागी जो स्तर है वो कहां पर सोचता है? वो हर चीज को फास्ट करने की सोचता है, मतलब आपको लो टेम्पर्ड वो बना देता है। अब इस चीज से इंस्टा ने इस मेंटल हेल्थ के प्रति क्या की? थोड़ी सी जागरूकता दिखाई, अवेयरनेस दिखाई, और ये कहा कि जब आप लोग इंस्टा पर जब रील्स देखते हो ना तो उस समय वो आपको अलार्म देगा कि आप रुक जाइए, बहुत देर हो गई आपको रील देखते हुए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। तो इंस्टाग्राम का ये एक पहल है, कैंपेन है, टेक अ ब्रेक। ठीक है, तो हम लोग ये समझ ही चुके हैं कि टेक अ ब्रेक जो है वो किसका है? इंस्टा का है। इसमें टाइम टू टाइम ये आपको क्या करेगा? ये आपको अलार्म देगा कि आप जो है वो काफी देर से रील्स वगैरह देख रहे हैं, वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो रिसेंटली जो है वो संजय मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। रिसेंटली सेक्रेटरी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो संजय मल्होत्रा वित्त मंत्रालय के अंदर वित्तीय सेवा विभाग के क्या बनाए गए हैं? सेक्रेटरी बनाए गए हैं। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए कि 1 रुपए का जो नोट आता है उस पर साइन किसके रहते हैं? 1 रुपए के नोट पर साइन जो है वो किसके रहते हैं? नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने 2022-23 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने 5 सितंबर 2021 को, है ना, एक एग्जाम दिया होगा ईपीएफओ का, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए था, है ना। ईपीएफओ के अंदर काफी सारी वैकेंसी निकली थी। ठीक वहां पर ऐसा ही क्वेश्चन जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था
कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो आरबीआई ने कितनी बताई है। तो 9th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर है 7.8 जो है वो रिसेंटली आरबीआई का यहां पर क्या है, प्रोजेक्टेड है, अनुमान है। रेपो रेट कितनी है, वो है 4%। रिवर्स रेपो रेट कितनी है, 3.35%। और मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं कि आप लोग जो है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में अच्छे से जानते होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर आप लोग देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हर 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी करती है। इसके अंदर गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंटल जो मेंबर हैं वो शामिल होते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जो कि आरबीआई के गवर्नर होते हैं, शक्तिकांत दास अभी गवर्नर हैं, वही इसके क्या होते हैं, हेड होते हैं। ठीक है, यदि आपको डेप्यूटी गवर्नर्स पता है आरबीआई के तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन से 4 जो हैं वो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। ठीक है, चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 से 10 फरवरी 2022 के बीच 2020-21 के लिए छठी यानी कि 6th और आखिरी यानी कि फाइनल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो है वो रिसेंटली आयोजित की है। इसकी अगली बैठक जो है वो अब 2 महीने बाद 6 से 8 अप्रैल 2022 को आयोजित होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि आप लोगों ने सुना होगा किसके बारे में, एफपीआई के बारे में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आप लोगों ने एक टर्म और सुनी होगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, है ना, एफआईआई। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, केवल फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसके द्वारा निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग, है ना, थोड़ा सा टिपिकल है, इंग्लिश में देखिए, लिमिट फॉर वॉलंटरी रिटेंशन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो यहां पर ये जो है वो सीमा क्या रखी गई है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 लाख करोड़ जो है ये सीमा रखी गई है। तो इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी है, 1.5। देखिए बेसिकली 10% जो भी देश की जीडीपी होती है उसका लगभग, या फिर कुल खर्च का उसका 10% जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो लगभग कुछ ऐसा ही जो है वो निर्धारण किया गया है। इसमें अब तक 3 चरणों में लगभग 1,49,995 करोड़ रुपए जो है इनका लाभ उठाया जा चुका है। अब इसकी सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएसई अकादमी के साथ में क्या की है, भागीदारी की है। तो रिसेंटली यहां पर भागीदारी जो की गई है, पार्टनरशिप, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। दिनेश कुमार खरा जो है वो रिसेंटली आपको पता है हेड है एसबीआई के, इनके द्वारा यहां पर 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो है उनको शुरू करने का यहां पर इनिशिएटिव लिया गया है। ये सब ऑनलाइन कोर्सेज हैं टू प्रोमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी आरबीआई बात कर रहा था फाइनेंशियल लिटरेसी की, अब एसबीआई बात कर रहा है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का न्यूज़पेपर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एक यूपीआई नंबर जो है उसको रिलीज किया गया है, ताकि जो भी आपके पास में बेसिक फोन है 123 डायल करके आप लोग क्या कर सकते हो, 123 यूपीआई का यूज करते हुए आप जो है ऑफलाइन मोड के अंदर भी क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। एसबीआई जो है उसको फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर जो है उसके मुंबई के अंदर है और चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खर्रा हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए कि एसबीआई का पहले नाम क्या था, इससे पहले जो है एसबीआई का नाम क्या था, जबकि भारत के अंदर स्थापित पहला भारतीय बैंक पीएनबी था, जिसकी स्थापना 1894 के अंदर की गई थी। यह पहला भारतीय बैंक और इसमें काम करने वाले कर्मचारी भी कैसे थे, भारतीय ही थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेम द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स हु हैज बीन अपॉइंटेड यानी कि रीअपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ फॉर ए सेकंड 5-year टर्म। वापस से रीअपॉइंट किया गया है, तो आप लोग समझ चुके होंगे आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, एन चंद्रशेखरन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। और 5 साल के लिए इनको वापस से क्या कर दिया गया है, रीअपॉइंट कर दिया गया है। इन्होंने 2016 के अंदर टाटा सन्स को ज्वाइन किया था एज ए चेयरपर्सन। ठीक है, तो चेयरपर्सन कब बन गए थे ये, 2017 के अंदर चेयरपर्सन बन गए थे। रीअपॉइंट किया गया है सेकंड टर्म के लिए और 5 साल का इनका अपॉइंटमेंट रहेगा। एन चंद्रशेखरन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। जीवा प्रोग्राम रिसेंटली किसने शुरू किया है, तो नाबार्ड के द्वारा यह शुरू किया गया है। अब देखिए यहां पर एक तो है नेचुरल फार्मिंग, एक होती है जीरो बजटिंग फार्मिंग, है ना, जीरो बजटिंग फार्मिंग। जीरो बजटिंग फार्मिंग में यह होता है कि उस फार्म के अंदर, उस खेती के अंदर, उस क्रॉप के अंदर कोई भी इन ऑर्गेनिक जो कंटेंट है उसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंटेंट है, जैविक खाद वगैरह है, उनको शामिल करके जब भी कोई फसल उगाई जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग।
ठीक है, तो जीवा प्रोग्राम किसने शुरू किया है? रिसेंटली नाबार्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया है। 11 राज्यों के अंदर ये प्रोग्राम शुरू हुआ है वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत। चलिए, नाबार्ड की स्थापना जो है ये 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। हेडक्वार्टर्स है मुंबई के अंदर। चेयरमैन है कौन? गोविंदा राजुलू चिंताला, है ना? ठीक है, तो नाम आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सेबी ने किसकी अध्यक्षता में निवेशक संरक्षक और शिक्षा कोष, है ना? तो सेबी हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड its advisory committee on investor protection and education fund under the chairmanship और IPEF, ठीक है। तो रिसेंटली किसकी चेयरमैनशिप के अंदर? तो करेक्ट आंसर क्या है? जी महिलिंगम, ठीक है। तो महिलिंगम जो है, जी महिलिंगम, इनकी अध्यक्षता के अंदर रिसेंटली एक IPEF जो है इसकी जो समिति है इसका पुनर्गठन किया गया है। अब ये समिति जो है इसका बेसिकली काम क्या है? 8 सदस्यीय कमेटी है और ये इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन के बारे में अपनी एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली विच बैंक हैज पार्टनर विथ क्रेडियस सॉल्यूशन टू लॉन्च इट्स नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म। तो रिसेंटली नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ में साझेदारी किस बैंक ने की है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, आरबीएल बैंक जो है इसने रिसेंटली क्या की है? पार्टनरशिप की है। आरबीएल बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव आहूजा है, याद रखना है। राजीव आहूजा जो है वो रिसेंटली क्या है? इसके अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है, आरबीएल बैंक के। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि आरबीएल बैंक ने अपने नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म के लिए क्रेडिट सॉल्यूशन के साथ में साझेदारी की है, ठीक है। और ये किसके साथ में है? ये आरबीएल बैंक के साथ में, आप लोग को इतना याद कर लेना है। आरबीएल बैंक की यदि हम लोग बात करें, फाउंड किया गया था 1943 को। हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। सीईओ और एमडी कौन है? राजीव आहूजा जो है वो सीईओ और एमडी है। इसकी बैंक की टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक, है ना? नाम के अंदर ही अपनापन है। चलिए, सीबीआई ने हाल ही में किस कंपनी द्वारा बैंक धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला दर्ज किया है? तो भाई कोलकाता की कंपनी है एबीजी शिपयार्ड, बहुत बड़ी कंपनी है और भारत का सबसे बड़ा जो बैंकिंग फ्रॉड है वो यहां पर दर्ज किया गया है। तो बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो सीबीआई ने रिसेंटली 22,842 करोड़ रुपए की एक वित्तीय धोखाधड़ी जो है उसका मामला दर्ज किया है। और एबीजी शिपयार्ड इज द फ्लैगशिप यूनिट ऑफ एबीजी ग्रुप। तो इसके अंदर 28 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो हैं उनके 22,842 करोड़ रुपए जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। यह सीबीआई द्वारा दर्ज अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग धोखाधड़ी का मामला है। मैंने आपको बताया है कि भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग धोखाधड़ी का मामला जो है इसको बताया जा रहा है। सीएमडी और एबीजी शिपयार्ड कौन है? वो है ऋषि अग्रवाल, ठीक है। और इनके खिलाफ क्या हुई है? एफआईआर दर्ज हुई है। नेक्स्ट देखिए, पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड, है ना, पीओडी की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? एक क्रेडिट कार्ड जो विशेष रूप से पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। तो रिसेंटली ये साझेदारी किस बैंक के साथ में की गई है? आरबीएल बैंक के साथ में ही साझेदारी की गई है। मतलब वापस से आरबीएल बैंक जो है राजीव आहूजा का वो क्या हो रहा है? वापस से यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आरबीएल बैंक ने पैसा बाजार प्लेटफॉर्म जो है इसके साथ में क्या किया है? रिसेंटली साझेदारी की है। हेडक्वार्टर्स कहां है? पैसा बाजार के हरियाणा के अंदर है, ठीक है। और सीईओ और को फाउंडर कौन है? नवीन कुकरेजा जो है वो इसके सीईओ और को फाउंडर हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2020-21 के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में किसे नामित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? संदीप बख्शी। संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। अब ये आईसीआईसी बैंक जो है इसकी क्या है? एमडी और सीईओ है और इनको अपने कार्य करने के लिए, मतलब जितना भी इन्होंने काम किया है उसके लिए इनको क्या अपॉइंट किया गया है? रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है किस पोस्ट के ऊपर? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के पद पर इनको क्या किया गया है? के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने का, इनके एक जॉइंट वेंचर है, के लिए किस कंपनी के साथ में करार किया है? तो रिसेंटली फॉक्सकॉन ये कंपनी जो है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके साथ में वेदांता ग्रुप ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है।
किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। और आपको पता होगा कि हमने रिसेंटली ताइवान की एक कंपनी है जिसका नाम है क्या? फॉक्सकॉम जो है ये इसका नाम है। तो फॉक्सकॉन के साथ में रिसेंटली एक जॉइंट वेंचर साइन हुआ है और पूरे के पूरे ताइवान के अंदर जितना भी सेमीकंडक्टर्स के लिए है वो भारत के अंदर वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारी ताइवान जो है इसके साथ में रिलेशन जो है वो काफी अच्छे बन रहे हैं। चाइना को इस बात से काफी नाराजगी हुई थी। वेदांता जो है इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? अनिल अग्रवाल है। ठीक है, चलिए, केंद्र ने जो क्रूड पाम ऑयल है इसके रिसेंटली एग्रीकल्चर सेस को कितने से घटाकर कितना यानी कि 5% कर दिया। तो पहले कितना था, अब जो है 5% कर दिया है। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या है? 7.5। तो पहले 7.5 था, अब कितना कर दिया है? 5% कर दिया है। अब ये सेस क्या होता है? टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर जो टैक्स है वो बेसिकली क्या है? वो सेस है। और एग्रीकल्चर के ऊपर ये क्या लग रहा है? ये सेस लग रहा है। तो पहले कितना था? 7.5 था, अब कर दिया है 5%। जैसे स्वच्छ भारत उपकर भी लगता है, स्वच्छ भारत जो सेस है वो भी जो है वो भी क्या लगता है? रिसेंटली टैक्स के अंदर इंक्लूड होता है। तो क्रूड पाम ऑयल जो है उसके ऊपर एग्रीकल्चर सेस 7.5 से 5% जो है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, यानी कि कौन सा बैंक है जिसने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जो है वो रिसेंटली जीता है। तो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के अंदर किसने, कौन से बैंक ने ICAI अवार्ड जो है वो जीता है रिसेंटली? करेक्ट आंसर क्या होगा? रेलटेल। तो रेलटेल क्या है? यानी बैंक मतलब कोई सार्वजनिक संस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो रेलटेल बेसिकली क्या करती है? वाईफाई वगैरह जो प्रोवाइड कराती है, इसने ही ये एक्सीलेंस अवार्ड जो है उसको हासिल किया है। तो रेलटेल हैज रिसीव्ड द ICAI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ये एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो हासिल किया है। मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इन्होंने रखी है जो भी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करवाते थे। नेक्स्ट देखिए, Agri Infinity program has been launched by which bank to develop digital financial solution for the food and agriculture ecosystem? तो रिसेंटली खाद्य और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजिटल वित्तीय समाधान विकसित करने के लिए किस बैंक के द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर होगा यस बैंक। बेसिकली आपको पता है कि यस बैंक के जो पहले CEO थे, फाउंडर थे राणा कपूर, उन्होंने अपने इस बैंक को काफी ज्यादा क्या दिखाया था? फायदे के अंदर दिखाया था। और जब फायदे के अंदर दिखाया था तो शेयर मार्केट में इसके दाम जो थे वो काफी ज्यादा हाइक कर गए थे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था। और इसी फ्रॉड के लिए राणा कपूर जो है इनको भी जेल हो चुकी है। तो यस बैंक आप लोग याद रखना कि राणा कपूर इसके पहले CEO थे, अब कौन है अभी हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम जो है ये क्या है? डिजिटल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन है। इसको रिसेंटली यस बैंक ने क्या किया है? लॉन्च किया है। फाउंड किया गया था 2004 को, हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, CEO है प्रशांत कुमार। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट सिडबी वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड? सिडबी का वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम किस राज्य के अंदर शुरू किया गया? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल के अंदर। और वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदर वन वाला जो क्षेत्र है जहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अच्छा, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है इनकी खास बात होती है कि इनकी जड़ें जो है ना वो ऊपर की तरफ निकली रहती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं न्यू मेटाफोर्स, है ना। तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल के अंदर वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम जो है इसको शुरू किया गया है। सिडबी ने पश्चिम बंगाल में, अब किसने किया है? सिडबी ने किया है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि किसकी है? IDBI की, है ना। तो IDBI की एक शाखा के रूप में स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है सिडबी बैंक। और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए अपशिष्ट से धन निर्माण करना, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है इससे कैसे हम लोग वेल्थ के अंदर कन्वर्ट करें। इसमें महिलाएं मछली के तराजू से आभूषण और शोपीस बनाती हैं, है ना। तो बेसिकली हैंडीक्राफ्ट्स का यहाँ पे यूज किया जाता है और कैसे वेल्थ जो है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। सिडबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? लखनऊ के अंदर हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। IDBI के हेडक्वार्टर्स तो आप लोगों को पता है मुंबई में है, लेकिन सिडबी के हेडक्वार्टर्स लखनऊ के अंदर है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए आ ही गया है। तो फाउंड किया गया था 2 अप्रैल 1990 को, हेडक्वार्टर्स है लखनऊ के अंदर। चेयरमैन और MD कौन है? शिवा यानी कि SS रमन्नम जो है वो क्या है? इसके अभी चेयरमैन और MD हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्विटर इंक ने भारत में
अपने टिप्स फीचर के समर्थन में सुधार के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है, पेटीएम के साथ में। विजय शेखर शर्मा की एक कंपनी है पेटीएम, इसके फाउंडर हैं। इनके साथ में जो है वो रिसेंटली ट्विटर इंक ने क्या की है? पार्टनरशिप की है। टिप्स फीचर, अब ये टिप्स फीचर क्या चीज है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि यूजर जो है ना वो अपने पसंदीदा कंटेंट को देखना चाहता है, ठीक है, पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर्स को पेमेंट जो है वो भेज सकता है। मतलब यहां पर जो भी ट्विटर के ऊपर कंटेंट है, ठीक है, उसमें क्या कर सकता है वो पेमेंट सिस्टम भी यहां पर कर सकता है। तो पेटीएम पेमेंट्स गेटवे जो है वो यहां पर क्या की है? साझेदारी की गई है इसके साथ में, ठीक है। ट्विटर की यदि हम लोग बात करें तो पराग अग्रवाल जो है ये अभी सीईओ हैं। काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इनके अपॉइंटमेंट को लेकर। और ये कहां से हैं? ये है राजस्थान के अजमेर से। राजस्थान के अजमेर से जो है वो इनका संबंध है पराग अग्रवाल का। फॉर्म किया गया था 21 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर्स है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए गैर निष्पादित संपत्तियां यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्लासिफिकेशन मानदंड को पालन करने के लिए समय सीमा जो है वो कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो वो समय सीमा बढ़ा दी गई है सितंबर 2022 तक। अब इसके अंदर कौन कौन से यहां पर नॉर्म्स हैं? जैसे हम लोग कहते हैं कि बैंक की जो टोटल एसेट्स है उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो फिर बैंक जो है उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। कोई लोन जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कैसे चेंज हो जाता है? जब तक किसी भी लोन जो है उसकी किस्त यानी कि ब्याज जो है वो 90 दिनों के अंदर अंदर चुकाया नहीं जाता तो फिर वो एनपीए के अंदर काउंट होना शुरू हो जाता है। और इसी एनपीए की वसूली के लिए एक नया कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं बैड बैंक्स, है ना। तो एनपीए की वसूली करने वाले बैंकों को क्या कहते हैं? बैड बैंक्स जो है वो कहा जाता है। तो यहां आप लोग देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है इनको मैनेज करने के लिए सितंबर 2022 तक यहां पर डेडलाइन जो है वो बढ़ा दी है, जो कि मार्च 2022 तक थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, गवर्नर है शक्तिकांता दास। नेक्स्ट देखिए, किस बैंक ने हाल ही में 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कारों में यानी कि 3 पुरस्कार इसने प्राप्त कर लिए रिसेंटली? देखिए आप लोग क्या हुआ है कि रिसेंटली यहां पर कर्नाटका बैंक जो है इन्होंने 3 अवार्ड जो है वो प्राप्त किए हैं। किसके अंदर? 70th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या किए हैं? तीनों अवार्ड जो है वो प्राप्त कर लिए हैं। अपने किसके लिए? यहां पर फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए लोगों को, और यूपीआई सिस्टम जो है वो बड़ा बेहतरीन रहा है कर्नाटका बैंक का, ठीक है। तो तीनों पुरस्कार जो हैं वो यहां पर कर्नाटका बैंक को मिले हैं। फाउंड किया गया था 18 फरवरी 1924 को। हेडक्वार्टर है मंगलुरु कर्नाटका के अंदर और एमडी सीईओ कौन है? महाबलेश्वरा एमएस, ठीक है। तो यहां पर हेडक्वार्टर आप लोग जरूर याद रखना कर्नाटका बैंक का। वैसे कर्नाटक के अंदर है, आप लोग जो है ज्यादा इसमें गलती नहीं करोगे। Which of the following has become the first bank in the world to set up shop in metaverse? यानी कि आर्टिफिशियल जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, वहां पर दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया है जिसने दुकान स्थापित करने का निश्चय किया है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहां पर जेपी मॉर्गन बैंक जो है अमेरिकन बैंक है, इसने डिसाइड किया है कि वो क्या करेगा? मेटावर्स में दुकान जो है वो स्थापित करेगा। तो मेटावर्स बेसिकली क्या है? एक आर्टिफिशियल स्पेस हम लोग कह सकते हैं। और ये सबसे बड़ा बैंक जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर यहां पर आधारित है। तो इसी के आधारित के ऊपर वो जो है दुकान भी स्थापित करेगा, मतलब शॉप जो है स्थापित करेगा, ठीक है। अब मेटावर्स क्या है? एक आभासी ब्रह्मांड है, वर्चुअल यूनिवर्स है, जहां उपयोगकर्ता अपने अवतार के माध्यम से सामाजिकरण, मतलब हर चीज जो है आर्टिफिशियल होती है। उसमें बैंक हैं, लोग हैं, वो भी कई आर्टिफिशियल जो है उसमें जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सारी आर्टिफिशियल टेक्निक जो है उसमें इस्तेमाल की गई हैं, है ना। तो मेटावर्स आप लोग याद रखना। किस बैंक ने आईबीए के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में, अभी रिसेंटली कर्नाटका बैंक ने जीता ही था। फिर देखिए, मैं लार्ज बैंक सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो रिसेंटली ये जो पुरस्कार है ये बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जीता गया है। किसके अंदर? 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 के अंदर।
तीनों अवार्ड जो हैं वो कर्नाटका बैंक ने जीते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की हम लोग बात करें तो वडोदरा के अंदर वो हेडक्वार्टर है ही इसका। फाउंड किया गया था 20 जुलाई 1908 को। चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया। एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्ढा। नेक्स्ट देखिए, एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट इको रैप के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की सबसे हालिया एक जीडीपी विकास दर जो है वो यहां पर रिपोर्ट की गई है। कितनी है? मतलब चेंज कर दी गई है उसको। करेक्ट आंसर क्या होगा? 8.8 यहां पर करेक्ट आंसर होगा, जबकि पहले क्या थी? 9.3 थी, है ना। तो अब जो है पहले 9.3 थी, अब इसको कितना कर दिया गया है? 8.8 जो है इसका एस्टिमेट लगाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं, नॉन सिटीजन्स हैं, वो कितने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, कितनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इन सब का कैलकुलेशन जो है वो जीडीपी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो भारत का पड़ोसी देश जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पॉलिसी से काफी ज्यादा प्रभावित है, नेपाल। तो नेपाल ने चीन को देखते हुए यानी कि चीन की नीतियों से प्रभावित होते हुए भारत के साथ में अपने रिलेशन काफी खराब कर लिए इसने। तो लेकिन भारत जो है वो पीछे नहीं हट रहा है रिलेशंस के अंदर। तो यूपीआई प्लेटफॉर्म जो है इसको कहां पर लॉन्च किया गया है? नेपाल के अंदर। और आप लोग को पता होगा कि भारत ने रुपए कार्ड जो है वो सबसे पहले कहां लॉन्च किया गया था? भूटान के अंदर लॉन्च किया था। भूटान के बाद फिर सिंगापुर के अंदर उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए, तो नेपाल पहली कंपनी बन गई है, पहला पड़ोसी देश भी है भारत का, जहां पर यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालिश रुपीस, और फिर प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े 550 टन क्षमता वाले बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन का उद्घाटन किया है? ये तो भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, है ना। ये तो वैसे भी जनरलाइज वे के अंदर भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इंदौर के अंदर गोवर्धन प्लांट जो है सीएनजी प्लांट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका क्या किया गया है? वहां पर उद्घाटन किया गया है, स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा है ये, है ना। तो गोवर्धन प्लांट जो है इसको स्थापित किया गया है, और ये क्या है? बायो सीएनजी प्लांट है। ठीक है, बायो सीएनजी प्लांट है। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो भी जमीन के अंदर गैस रहती है उसको हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं। जब उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको हम लोग कहेंगे एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और ये प्लांट स्थापित करने के लिए एचडीएफसी बैंक जो है इसके साथ में क्या की गई है? साझेदारी की गई है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया है। अब देखिए, कार्बन न्यूट्रलिटी जो है, आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पता होगा, एसडीजी जो है वो पता होगा। 2030 तक 17 लक्ष्य जो है वो हासिल करने हैं, इसीलिए कार्बन न्यूट्रल जो है ये भी टारगेट 2031-32 तक रखा गया है। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड में सबसे अधिक साझेदारी जो है वो हासिल की है। तो रिसेंटली करेक्ट आंसर क्या है? कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक ने सबसे ज्यादा साझेदारी जो है वो हासिल की है आईडीआरसीएल में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग नॉलेज के लिए जरूर इसको याद रखना। ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है ना। ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन इतना क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पकड़ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की यानी कि पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी का जो है वो सम्मान दिया गया है? वो कौन सी कंपनी है? 33 का करेक्ट आंसर क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो सबसे भरोसेमंद कंपनी बताई जा रही है महारत्न कंपनियों के अंदर। तो महारत्न कंपनियां जो है उनकी संख्या अभी 11 हो चुकी है। मिनी रत्न कंपनियां जो है वो लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 16 के आसपास मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड, अ महारत्न कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज बीन अवॉर्डेड द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है, तो इसके लिए अवार्ड जो है वो दिया गया है कोल इंडिया को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक एक नया अभियान शुरू किया है। तो कौन सी योजना के तहत ये जो अभियान है वो शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये शुरू किया गया है। योजना काफी पुरानी है, 2016 की योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो क्रॉप जो है ये रबी की
जायद, जैसे आप लोग देखते हैं रबी की फसल होती है, खरीफ की होती है, जायद फसलें होती हैं, तो वहां पर बेसिकली जो क्रॉप है इसका बीमा करने की योजना है और इसी के तहत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ नामक अभियान जो है वो शुरू किया गया है। डोर टू डोर ये शुरू किया गया है। अब इसमें होगा क्या, इसमें क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो घर घर जाकर प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसके लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, है ना। ठीक है, याद रहेगा। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट देखिए, भारत ने इनमें से किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी, मतलब जो ओशन पर आधारित रहती है, समंदर पर आधारित रहती है और ओशन गवर्नेंस समझौते पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में रिसेंटली एक एमओयू जो है वो साइन हुआ है। तो भारत और फ्रांस के बीच में ओशन गवर्नेंस या ब्लू इकोनॉमी हम लोग कह सकते हैं, एक बायलैटरल एक्सचेंजेस जो है वो रिसेंटली भारत और फ्रांस के बीच में हुए हैं। ठीक है, चलिए, ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, यहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरी से मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और आप लोग मुझे जरूर बताना कि आप लोग को लेक्चर कैसा लगा। ये फरवरी मंथ का दूसरा पार्ट है बैंकिंग अवेयरनेस का। अब जो है आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो है मार्च का फर्स्ट पार्ट आने वाला है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है और लाइक करना मत भूल जाना, है ना। तो लाइक करना है, शेयर करना है और 1 मिलियन पहुंचाने में भाई आप लोगों की हेल्प लगेगी। ठीक है, जबरदस्त हेल्प लगेगी, तो पहुंचा दीजिए 1 मिलियन। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर और बेल आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।